हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल्स विद अंकित पर। और आज की वीडियो का विषय होगा संयुक्ताक्षर। पिछली वीडियो में हमने व्यंजन में आपको द्वितीय व्यंजन बताया हुआ था और आज हम व्यंजन में आपको पढ़ाने जा रहे हैं संयुक्ताक्षर। आज हम सीखेंगे संयुक्ताक्षर क्या होता है। तो आइए जानते हैं संयुक्ताक्षर होता क्या है। इसकी परिभाषा ये कहती है, इसकी परिभाषा ये बोलती है कि जब एक स्वर रहित व्यंजन किसी दूसरे स्वर सहित व्यंजन से मेल करता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। कहने का मतलब इसमें होता, संयुक्ताक्षर में होता क्या है, दो व्यंजन होंगे। जो पहला व्यंजन होगा उसमें स्वर नहीं होगा और जो दूसरा व्यंजन होगा उसमें स्वर होगा। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इनके मिलन से जो वर्ण तैयार होता है या जो वर्ण निर्मित होता है उसको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है, जब एक स्वर रहित व्यंजन किसी दूसरे स्वर सहित व्यंजन से मेल करता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर समझिए एक बार, संयुक्ताक्षर में क्या होता है, दो व्यंजन होते हैं। जो पहला व्यंजन होता है उसमें स्वर नहीं होता और जो दूसरा व्यंजन होता है उसमें स्वर होता है। और जब एक स्वर रहित व्यंजन दूसरे स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो इनके मिलन से जो वर्ण तैयार होता है, जो वर्ण निर्मित होता है उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। कैसे, जैसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है प और धन रा, यहाँ पे दो व्यंजन है प और रा। तो प के नीचे हलंत लगा है, इससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें स्वर नहीं, और दूसरे रा के नीचे हलंत नहीं लगा, इससे सिद्ध होता है कि रा में स्वर है। अब यहाँ पर एक ऐसा व्यंजन है जिसमें स्वर नहीं है और दूसरा ऐसा व्यंजन है जिसमें स्वर है। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो इनके मिलन से निर्मित होने वाला, बनने वाला जो वर्ण होगा वो संयुक्ताक्षर होगा। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है प्रा प्रा। अब ये क्या हुआ, ये हमारा संयुक्ताक्षर हुआ। ठीक, एक और देखते हैं, जैसे द धन वा। अब देखें यहाँ द धन वा। अब द में क्या है, स्वर नहीं है और वा में क्या है, स्वर है। तो एक ऐसा व्यंजन हमारे सामने है जिसमें स्वर नहीं है और दूसरा ऐसा व्यंजन हमारे सामने है जिसमें स्वर है। अब ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इनके मिलन से निर्मित होने वाला तीसरा वर्ण जो होगा वो होगा संयुक्ताक्षर। तो कैसे होगा, द और इसमें वा हो जाएगा, ये हो गया द्वा। एक और देखते हैं, जैसे द धनिया या। अब यहां देखें तो इसमें स्वर नहीं है और या में स्वर है। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो जो बनने वाला वर्ण होगा वो संयुक्ताक्षर होगा। तो हो क्या जाएगा, द्या द्या। अब यहां देखिए, एक और देखते हैं ता। अब यहां देख लीजिए ए और ए, ये तीनों क्या है हमारे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर ये हमारे हैं संयुक्ताक्षर। आई होप संयुक्ताक्षर आप समझ लिए होंगे। इसमें होता क्या है, दो व्यंजन होते हैं। पहले व्यंजन में स्वर नहीं होगा और दूसरे व्यंजन में स्वर होगा। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं इनके मिलन से बनने वाला वर्ण संयुक्ताक्षर होता है। अब आगे और देखें, आगे क्या है, आगत वर्ण क्या होता है, इसको देखते हैं। अगला हमारा है आगत वर्ण।
आगत वर्ण, आगत वर्ण। अब ये क्या होता है, अब जानते हैं आगत वर्ण क्या होता है। तो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आने वाले वर्णों को आगत वर्ण कहते हैं। आगत वर्ण जो हैं वो हिंदी के वर्ण नहीं है, विदेशी भाषाओं से जो वर्ण हिंदी में आए उन्हें आगत वर्ण कहा जाता है और इनकी संख्या 3। देखते हैं कौन कौन आगत वर्ण। तो आगत वर्ण में 3 बता रहा है, ठीक। अब ये 3 है कौन, तो एक है हमारा जा, ज, जब जा के नीचे बिंदु लग जाता है तो होता है ज पढ़ते ज। और दूसरा है फ, 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 जब फ के बाईं तरफ लग जाता है बिंदु तो इसको बोलते हैं फ, फ। और दूसरा है, तीसरा है अ, अ, अ। ये 3 ऐसे हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, आगत वर्ण। ये 3 वर्ण ऐसे हैं, ठीक, जिनको हम आगत वर्ण कहते हैं। क्यों, क्योंकि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, इसलिए इन्हें आगत वर्ण कहा जाता है। आई होप आपने आगत वर्ण को समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं चंद्र बिंदु क्या होता है। चंद्र बिंदु के बारे में जानते हैं। अगला हमारा है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, अब देखते हैं यहाँ चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। अब यहाँ देखें तो पहले अब चंद्र बिंदु होता क्या है, तो देखिए ये है हमारा चंद्र बिंदु। तो उच्चारण स्थान देख लेते हैं, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान में मुंह 70% से अधिक, 70% से अधिक, से अधिक, अधिक। और नाक, नाक 30% से कुछ कम, से कुछ कम ध्वनि निकलती है, ध्वनि निकलती है, निकलती है, ध्वनि निकलती है। अब आप समझो चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु में क्या होता है, अनुस्वार तो आपने पढ़ा ही होगा। अनुस्वार में क्या, अनुस्वार का एकदम उल्टा है चंद्र बिंदु। अनुस्वार में क्या होता है कि अनुस्वार का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुस्वार में क्या होता है, नाक से 70% से अधिक और मुंह से 30% से कुछ कम ध्वनि निकलती है। लेकिन चंद्र बिंदु एकदम उल्टा है। चंद्र बिंदु का उच्चारण भी मुंह और नाक दोनों से होता है। इसके उच्चारण में मुंह से 70% से अधिक और नाक से 30% से कुछ कम ध्वनि निकलती है। याद रखिएगा इसको। इसका प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है और चंद्र बिंदु का प्रयोग, याद रखिए चंद्र बिंदु का प्रयोग हमेशा तद्भव शब्दों में होता है, लेकिन अनुस्वार का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है। तो आपने समझ लिया होगा चंद्र बिंदु क्या है। चंद्र बिंदु के उच्चारण, चंद्र बिंदु का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है, जैसे कि अनुस्वार का होता है। अब इसके उच्चारण में, चंद्र बिंदु के उच्चारण में मुंह से जो वायु निकलती है वो 70% से अधिक निकलती है और नाक से 30% से कुछ कम निकलती है, इसलिए इनको चंद्र बिंदु कहते हैं। और चंद्र बिंदु का प्रयोग हमेशा तद्भव शब्दों में होता है। कैसे, जैसे देखते हैं। जैसे यहाँ है हमारे सामने एक शब्द है चांद। अब यहाँ चंद्र बिंदु लग गया, ये हमारा तद्भव हो गया। जैसे दांत, दांत। जैसे आंख, आंख। जैसे आंसू, आंसू। जैसे गांव, गांव।
etc। ये सब हमारे क्या हैं? तद्भव। तद्भव। आई होप बात समझ में आ गई होगी। लेकिन याद रखिए, और अनुस्वार का प्रयोग जब होता है, अनुस्वार का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है। जैसे यहां लिख दिया चंद्र, चंद्र, पंख, पंख, हंस, हंस, शशांक, शशांक, मृगांक, मृगांक, etc। अब इनको आप क्या नाम दोगे? अब यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, तो जिन शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग हो जाता है, याद रखना ओह क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। और जिन शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, सॉरी, जिन शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग होता है, वे शब्द तत्सम होते हैं। और जिन शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, वे शब्द तद्भव होते हैं। इनमें क्या हुआ है? चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ, तो ये क्या हो गए? हमारे तत्सम हो गए, तत्सम। आई होप आपने समझ लिया होगा कि चंद्र बिंदु क्या होता है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, व्यंजन के कुछ और प्रकार देखते हैं। तो आइए देखते हैं व्यंजन के क्या कुछ और भी प्रकार होते हैं। जी हाँ, होते हैं, जरा उनको देख लेते हैं। अब यहां देखें, वायु के आधार पर, वायु के आधार पर, के आधार पर, वायु के आधार पर, आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, का वर्गीकरण, वर्गीकरण, वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हम वायु के अब सीखेंगे हम क्या? वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होता है, इसको देखते हैं। तो अब जान लीजिए, ठीक, वायु के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। वायु के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जरा देखते हैं। व्यंजन वायु के आधार पर, वायु के आधार पर, वायु के आधार पर। तो वायु के आधार पर व्यंजन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। देखते हो कौन कौन है। तो पहला है हमारा वायु प्रक्षेप के आधार पर, वायु प्रक्षेप, वायु प्रक्षेप के आधार पर, के आधार पर, वायु प्रक्षेप के आधार पर, वायु प्रक्षेप के आधार पर। और जो दूसरा है हमारा, वो है नाद के आधार पर, नाद के आधार पर, नाद के आधार पर, नाद के आधार पर, वायु प्रक्षेप के आधार पर और नाद के आधार पर। याद रखो। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अब हम यहाँ सीखेंगे वायु के आधार पर व्यंजन। तो वायु के आधार पे व्यंजनों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है वायु प्रक्षेप के आधार पर और दूसरा है नाद के आधार पर। तो वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया गया है, वो है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण और दूसरा हमारा है महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। ठीक, अब कैसे यहां समझेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। अब यहां देखिए, तो नाद के आधार पर भी व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अघोष, अघोष, अघोष और दूसरा है घोष सघोष, घोष, घोष सघोष, सघोष।
घोष सघोष। अब यहाँ आप समझो, आपके सामने व्यंजनों को वर्गीकृत किया गया है। यहाँ है वायु के आधार पर, तो वायु के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है वायु प्रक्षेप के आधार पर और दूसरा जो है हमारा नाद के आधार पर। तो वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण को कैसे याद करें, तो वर्गीय व्यंजन में आपने देखा होगा कि 5 वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो याद रखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। फिर समझिए, जो स्पर्श व्यंजन अर्थात जो आपने वर्गीय व्यंजन पढ़ा है उसमें 5 वर्ग आपको मिले होंगे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अल्प प्राण को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी संख्या याद कर लीजिए, 135। 135। अब इसका मतलब यह हुआ कि 5 वर्ग हैं तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और साथ में कौन, प्लस अंतस्थ व्यंजन, प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन याद रहेगा। 135 अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और साथ में अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वाह। महाप्राण की बात कर लें तो महाप्राण में याद रखिए 24 प्लस ऊष्म, ऊष्म व्यंजन, 24 प्लस ऊष्म व्यंजन, 24 प्लस ऊष्म व्यंजन। 24 का मतलब 5 वर्ग है तो प्रत्येक वर्ग का, 5 वर्ग में 5 वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो कहता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और साथ में उस व्यंजन श, 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 हा। शायद अभी आपके समझ में एक संख्या याद रहेगी थी, आपको याद हो जाएगा, ठीक। अब अघोष की बात करें तो अघोष में क्या होता है, इसकी संख्या कैसे याद करें, ठीक। इसका है 12 प्लस तालव्य, मूर्धन्य और दंत। 12 का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और साथ में तालव्य, मूर्धन्य और दंत। फिर समझिए, अघोष को याद करने का तरीका, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और साथ में तालव्य, मूर्धन्य और दंत। अब यहाँ देखें घोष सघोष को, इसकी संख्या याद रखें तो इसकी संख्या है 345, 345 और प्लस हा, प्लस अंतस्थ और प्लस रा उच्छिष्ट व्यंजन प्लस समस्त स्वर, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको यही याद करना। 345 अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और साथ में हा और साथ में क्या, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वाह। सिर्फ यहीं तक आपको याद है, तब भी उधर कोई मतलब नहीं है, ठीक। उत्क्षिप्त व्यंजन इसमें आ जाता है रा और ढा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक। और समस्त स्वर इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक, लेकिन ये कभी आज तक पूछा गया नहीं है, इसलिए बस आपको एक बार फिर फोकस करते हैं। आप पढ़ रहे हैं व्यंजन, तो व्यंजन में आप कौन सा व्यंजन पढ़ रहे हैं, वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो वायु के आधार पर व्यंजनों को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, पहला वायु प्रक्षेप के आधार पर और दूसरा जो है वो नाद के आधार पर। वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया गया है, अल्प प्राण, महाप्राण, और नाद के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया गया, घोष, अघोष, घोष, सघोष। देखते हैं 135 प्लस अंतस्थ, इसको महाप्राण को याद करने का 24 प्लस ऊष्म, अघोष का 12 प्लस स और सघोष घोष का 345 प्लस हा प्लस अंतस्थ प्लस उच्छिष्ट व्यंजन रा और प्लस समस्त स्वर। आई होप यहाँ तक बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब जरा देखते हैं अल्प प्राण क्या होता है, इसको देख लेते हैं।
व्यंजन व्यंजन वायु प्रक्षेप के आधार पर, वायु प्रक्षेप प्रक्षेप के आधार पर, के आधार पर, आधार पर दो बताया था, उधर देखा होगा आपने, ठीक, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। क्या संख्या हमने बताया था? 135 और प्लस अंतस्थ, अंतस्थ, और इसकी संख्या क्या बताया? 24 और प्लस ऊष्म, ऊष्म। अब यहाँ अल्प प्राण को देख लेते हैं। पहला हमारा है अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण, अल्प प्राण की परिभाषा क्या कहती है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, के उच्चारण में, के उच्चारण में, उच्चारण में वायु का थोड़ी मात्रा में प्रयोग होता है, थोड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, कहते हैं। इनके अंतर्गत, इनके अंतर्गत, इनके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पहला, तीसरा और चौथा वर्ण, और चौथा वर्ण, चौथा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन या रा, ला, वा को सम्मिलित किया जाता है, को सम्मिलित, सम्मिलित, सम्मिलित किया जाता है, किया जाता है। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, क्या कहता अल्प प्राण क्या होता है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु का थोड़ी मात्रा में प्रयोग होता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में थोड़ी मात्रा में वायु का प्रयोग होता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और चौथा नहीं होगा, यहाँ पर पांचवा वर्ण होगा। ठीक, यहाँ एक गलती हो गई है, ये है पांचवा वर्ण। ठीक, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो फिर समझिए अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में वायु का थोड़ी मात्रा में प्रयोग होता है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। इनके अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ग होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा कौन? अंतस्थ व्यंजन या रा, ला, वा को सम्मिलित किया जाता है। एक बार देख लेते हैं कैसे। जैसे अल्प प्राण, अल्प प्राण, तो यहाँ पे देखेंगे
वर्ग है यहाँ, और यहाँ पे वर्ण है, यहाँ वर्ण है, वर्ण वर्ण। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब यहाँ देखिए का वर्ग की बात कर लें, का वर्ग, तो प्रत्येक वर्ग का क्या बोलता है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो का पहला हो गया, ख ग, का ख ग पहला थे, और अंगा अंगा, ये हो गया का वर्ग का। फिर देखें चा वर्ग, चा वर्ग, तो चा वर्ग में पहला हो गया चा, चा छ जा, जा और या, ये हो गया दूसरा। फिर है टा वर्ग, टा वर्ग, तो टा वर्ग में टा हो गया टा ठ डा, टा डा अड़ा, अड़ा। और फिर हो गया ता वर्ग, ता वर्ग, तो ता वर्ग का पहला हो गया ता, ता पहला हो गया ता, ता था दा और ना, ना। और फिर अगला हो गया पा वर्ग, पा वर्ग, तो पा वर्ग में पा हो गया पा फा बा, बा और माँ, माँ। ये हो गया हमारा अल्प प्राण। ठीक, आई होप बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, ये हो गए हमारे अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, साथ में अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अब यहाँ लेते हैं अंतस्थ, 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 अंतस्थ में हो गया या, रा, ला और वा। ये हो गए हमारे क्या, अब ये हो गए हमारे, अब ये हो गए हमारे अल्प प्राण। आई होप अल्प प्राण आपने समझ लिया होगा। अब देखते हैं महाप्राण क्या होते, इनको देख लेते हैं। महाप्राण क्या होते हैं, दूसरा है हमारा महाप्राण, महाप्राण। तो महाप्राण में क्या बोलता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु का अधिक मात्रा में प्रयोग होता है। महाप्राण का से मतलब क्या है, परिभाषा ये कहती है जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु का अधिक मात्रा में प्रयोग होता है, अर्थात ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में अधिक मात्रा में वायु का प्रयोग होता है उन्हें महाप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत ठीक, तो इसे परिभाषा देखते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, के उच्चारण में वायु का अधिक मात्रा में प्रयोग होता है, समय प्रयोग होता है उन्हें महाप्राण कहते हैं। इनके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन
ऊष्म व्यंजन श श श हा को श श श हा को सम्मिलित किया जाता है, को सम्मिलित किया जाता है। ए महाप्राण क्या होता है तो बता रहा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु का अधिक मात्रा में प्रयोग होता है, अर्थात ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में प्रयोग होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत या इनके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा उस व्यंजन स श श श हा को सम्मिलित किया जाता है। ये देखते हैं। महाप्राण महाप्राण ये हो गया यहाँ पे वर्ग, यहाँ हो गया वर्ण। तो ये लेते हैं का वर्ग की बात कर लें। का वर्ग कहता है दूसरा और चौथा वर्ण, तो का खा का खा गा घा का खा और घा। फिर ये हो गया हमारा क्या, फिर है चा वर्ग, चा छा जा झा झा। फिर हो गया टा वर्ग टा ठा ठा दूसरा, ठा डा ढा ढा। और फिर हो गया हमारा ता वर्ग तो था दा धा धा। और फिर हो गया हमारा पा वर्ग तो पा वर्ग में क्या है बोलता है पा फा बा भा भा। और फिर क्या हो गया ऊष्म हो गया ऊष्म में श और हा। ये हो गया हमारे महाप्राण। तो महाप्राण में क्या होता है जिन व्यंजनों को उच्चारण में वायु का अधिक मात्रा में प्रयोग होता है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। कैसे याद करेंगे, इनके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन श श को सम्मिलित किया जाता है। आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। चलने से पहले रोज की भांति एक खास रिक्वेस्ट आपसे, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।